नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यह सबसे बड़ा खुलासा है। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन में यह बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया कैमरे पर अल फलाह के डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर उमर के साथ काम कर चुके डॉक्टर का खुलासा, डॉक्टर उमर के व्यवहार पर कभी उन्हें कोई शक नहीं हुआ। आतंकी डॉक्टर उमर ने हमेशा अपने मंसूबों को छिपा कर रखा। स्लीपर सेल की तरह काम करते थे डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल। ये न्यूज नेशन के कैमरे पे खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। तो वो जो डॉक्टर साहब थे, जो मतलब वहाँ पे लाल किले पे गए थे बम लेकर के, वो फटा था। खुफिया कैमरे में कैद डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का अड्डा। पाँच वक्त नमाज़ी था वो। हाँ, भाई अब तक दिल में किसी के क्या पता। जहां ब्लास्ट का एपी सेंटर, वहां अंडर कवर रिपोर्टर। जहां बैठता था सुसाइड बॉम्बर, वो चेंबर पहली बार टीवी पर। डॉक्टर उमर थे जिन्होंने ब्लास्ट किया है। हाँ भाई, वो मेडिसिन के अपने प्रोफेसर थे। ध्यान क्या जिनके साथ काम करता था उमर, वो डॉक्टर न्यूज नेशन पर। टोटल चार लोग है ना यहाँ से। अल्फला के 3 है, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर साइद। सीक्रेट कैमरे में कैद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल का कैबिन। खुफिया कैमरे में कैद अल फलाह की टेरर फाइल्स। देश की राजधानी दिल्ली में शाम के समय चलती कार में धमाका होता है। चारों तरफ तबाही की आग धधकने लगती है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जिस कार में ब्लास्ट हुआ, उसका नंबर था HR26CE7674 और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा था एक सुसाइड बॉम्बर जिसका नाम था डॉक्टर उमर नबी, जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल का मोहरा था। नवंबर को हुए लाल किले के पास ब्लास्ट की जांच शुरू हुई तो इसके तार सीधे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते नजर आए। डॉक्टर उमर नबी इसी यूनिवर्सिटी में काम करता था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के भीतर जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एपी सेंटर कायम हो चुका है, जहां डॉक्टर उमर के अलावा डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन जैसे सफेद पोश आतंकियों का अड्डा था। हर बीतते दिन के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी का राज गहरा होता चला गया और सवालों का दायरा बढ़ता चला गया। आखिर दिल्ली के पास मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे आतंकवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गई?
पुलवामा से लेकर नूह और सहारनपुर तक डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की जो नई कहानी सामने आ रही है, उसके पहले पन्ने पर जिस यूनिवर्सिटी का नाम है उसके अंदर क्या होता है, इस यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टरों ने कैसे 32 सीरियल ब्लास्ट प्लान कर देश को दहलाने की साजिश रची थी, एक अस्पताल में आतंक का स्लीपर सेल कैसे काम कर रहा था। इन तमाम सवालों के जवाब की तलाश में न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचे ताकि इसका सच देश के सामने आ सके। न्यूज नेशन के खुफिया कैमरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहे टेरर नेटवर्क के जो राज सामने आए वो आपको चौंका देंगे। दिल्ली में आत्मघाती बम धमाके के बाद जिस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है उसने सबको हिलाकर रख दिया। इस टेरर नेटवर्क का जाल सफेद कोट वाले आतंकियों ने बुना था। जांच के दौरान फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी में निकला। आखिर एक यूनिवर्सिटी आतंकी डॉक्टरों के स्लीपर सेल का अड्डा कैसे बन गई? आखिर कैसे इसकी भनक किसी को क्यों नहीं लगी? आखिर कैसे अस्पताल के अंदर बैठकर डॉक्टर बम धमाकों की साजिश करते रहे और इसकी कानों कान खबर किसी को नहीं हुई? आतंकी डॉक्टरों के इस स्लीपर सेल की हकीकत सामने लाने के लिए न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में जाकर पड़ताल की। न्यूज नेशन के खुफिया कैमरे के सामने अल फलाह के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने स्लीपर सेल को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। इसी से जुड़ा है हमारा ऑपरेशन गिरगिट। और जो बड़ी खबर है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर वो चौंकाने वाली है। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन में पहली बार अल फलाह के नर्सिंग स्टाफ का बड़ा बयान। डॉक्टर मुजम्मिल के आतंकी इरादों की कोई भनक नहीं लग पाई। अल फलाह अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने कहा 3 साल से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम किया था, कभी उसके आतंकी करतूत की भनक हमें नहीं लगी। डॉक्टर मुजम्मिल मरीजों के साथ हमदर्दी का दिखावा करता था, एक सामान्य डॉक्टर की तरह रहता था। उसके मन में क्या चल रहा था यह कभी किसी को नहीं पता लगा। तो अब तक आपने अल फलाह यूनिवर्सिटी की तस्वीरें बाहर से देखी होंगी। आज पहली बार, जी हां पहली बार न्यूज नेशन पर आप अल फलाह मेडिकल कॉलेज के अंदर की अनदेखी तस्वीर देखेंगे। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। जिसकी 4 दीवारी में कथित रूप से डॉक्टर टेरर मॉड्यूल एक्टिव था। दिल्ली ब्लास्ट का सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर इसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। अब तक आपने अल फलाह यूनिवर्सिटी की तस्वीरें बाहर से देखी होंगी। आज पहली बार न्यूज नेशन पर इसके अंदर की अनदेखी तस्वीरें आपके सामने हैं। खुफिया कैमरे में कैद अल फलाह यूनिवर्सिटी के इसी कैंपस में जैश के स्लीपर सेल के मेंबर डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सफेद कोट पहनकर आते थे और टेरर अटैक का प्लान बनाते थे। इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस की इन दीवारों ने सफेद पोश आतंकी साजिश की कड़ियों को जुड़ते देखा है। दीवारें बोल नहीं सकती, लेकिन आज न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन में वो गवाह बोलेंगे जिन्होंने सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर और उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल को न सिर्फ देखा है बल्कि उसके साथ बरसों तक दिन रात काम किया है।
अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में न्यूज नेशन के 2 अंडरकवर रिपोर्टर जब पहुंचे तो उनकी मुलाकात कुछ ऐसे डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से हुई जो टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करते थे। हमने बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूछा। जो डॉक्टर है, क्या नाम है? डॉक्टर उमर से जिन्होंने ब्लास्ट किया है। हाँ, तो आप क्या दवाई देते हैं कि कैसे फिजियोथेरेपी करनी? फिजियोथेरेपी हमारे पास ऑर्थो डिपार्टमेंट है हमारे पास, उसमें एक तो दवाई भी दे देंगे और फिर फिजियोथेरेपी भी यहाँ होती है, फ्री होती है। अच्छा जी, सारी चीज़ें फ्री। तो मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, इसको तो लेके इतना मतलब हवा सा बना दिया क्या? तो मैं देख रहा कि सारी दवाई फ्री, सब कुछ फ्री। दवाई तो इन्हें जांचें भी फ्री नहीं है, वेंटिलेटर फ्री अब है। इसमें एक चीज़ है कि अगर कोई जांच भी पेड भी है वो भी ज़्यादा पैसों में नहीं है। अच्छा जी, कि जैसे लोग वो पकड़े गए थे यहाँ का इतना वो बना दिया, हवा सा बना दिया। गलत हुआ है तो वो वैसी बात है, उन्होंने गलत किया लोगों ने जो भी इसमें इन्वॉल्व हुए। हाँ जी, एकदम हवा सा बना दिया। नहीं तो मैं तो देख रहा हूँ सारी चीज़ें फ्री यहाँ तो। देखो जो गलत है भाई साहब, लेकिन हॉस्पिटल बिल्कुल सही है। हाँ नहीं, ठीक बात है। मैं तो देख रहा हूँ हर गरीब अमीर एक बराबर है यहाँ तो। नहीं सर, पेशेंट होता है। न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर ठीक उस जगह पहुंचे थे जहां दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर और बारूद का जखीरा जमा करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल काम करते थे। हमने वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से उमर और मुजम्मिल की टेरर प्रोफाइल के बारे में जानने की कोशिश की। तो वो लोग यहाँ काम करते थे सर? हाँ, हॉस्पिटल में तो काम कर रहे थे। अच्छा जी, तो डॉक्टर मुजम्मिल तो यही पे डॉक्टर था। कौन डॉक्टर मुजम्मिल? हाँ। यही काम करते थे? बहुत नहीं, इसमें आईसीयू में यहीं पे? नहीं इमरजेंसी सॉरी, जहाँ पड़े हो ट्राइज में यही करते थे। तो आपको कभी ऐसा लगा ये ऐसा कर सकते हैं? लगता तो फिर हम पहले ही इन्फॉर्म कर देते थे भाई पुलिस को। बंदे का कभी नेचर ही ना लगा ऐसा कि वो है ना कि इंसान मकोटा बैंक के बैठा होता है, फिर पता नहीं चलता है। हमारी वो वैसे ड्यूटी रहती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है। जैसे मैं इस टाइम शिफ्ट में हूँ तो आपको मिले थे ऐसे ही लगता? भाई मैं 3 साल से उनके साथ अब तक कोई मतलब ऐसा कोई खास भाई भी प्यार नहीं। मैं तो देख रहा हूँ डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं जैसे सब अपने परिवार की तरह। मैं तो उनका देख रहा हूँ ना ऐसे कर रहे हैं। अगर उनका बर्ताव आपने देख लिया तो हमसे भी ज़्यादा बेहतर मिलेगा आपको। अच्छा जी, और डॉक्टर मुजम्मिल का आपने बर्ताव देख लिया तो हमसे भी ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब क्या पता दिल में क्या चल रहा किसी का नहीं। सुना आपने, अल फलाह यूनिवर्सिटी के नर्सिंग स्टाफ ने हमें हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में वो जगह दिखाई जहां डॉक्टर मुजम्मिल मरीजों का इलाज करता था। लेकिन मरीजों की कौन कहे, उसके साथ दिन रात काम करने वाले लोगों को भी कभी मुजम्मिल के आतंकी मंसूबों की भनक नहीं लगी, क्योंकि उमर और मुजम्मिल स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। यानी ऐसा टेररिस्ट जो समाज में सामान्य व्यक्ति की जिंदगी बिताता है ताकि उस पर किसी को संदेह न हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़ी खामोशी और शिद्दत से आतंकी नेटवर्क की गतिविधियों में शामिल रहता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में तैनात नर्सिंग स्टाफ ने हमें डॉक्टर उमर का केबिन भी दिखाया, जहां वो घंटों तक बैठता था, जहां वो इलाज की आड़ में आतंकी धमाकों का ब्लूप्रिंट तैयार करता था। इंजेक्शन की आड़ में टेरर कनेक्शन बनाता था। वो मेडिसिन का प्रोफेसर माना जाता था, लेकिन असलियत में बम बनाने का एक्सपर्ट था। इस नर्सिंग स्टाफ ने हमें बताया कि जिस डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से 2900 किलो बारूद बरामद किया गया, वो 5 वक्त का नमाजी था। मुजम्मिल के साथ 3 बरस तक काम करने वाले इस नर्सिंग स्टाफ ने और क्या खुलासे किए, ये आप खुद ही सुनिए। यही काम करते थे? हाँ,
जो डॉक्टर है, क्या नाम है? डॉक्टर उमर से जिन्होंने ब्लास्ट किया है हाँ, भाई, वो मेडिसिन के अपने प्रोफेसर थे। तो यहाँ भी आते थे? इसमें आप मिले थे कभी? तो भाई ड्यूटी हमारे तो मिलना पड़ता है, लेकिन मुझसे हमारा इतना संपर्क नहीं था। डॉक्टर मुझे मुझसे इतना नेचर था, बड़ा जबरदस्त था उसका। 5 वक्त का नमाजी था वो। हाँ, भाई अब देख दिल में किसी के क्या पता। हाँ, अब मैं हूँ कुछ भी हूँ, अब पता ना मेरे अंदर क्या चल रहा। 3 साल हो गए मुझे उसके साथ रहते। 3 साल से आप साथ? हाँ, 3 साल। कभी अब तक कुछ ऐसी बर्ताव ही नहीं उसका। भाई हम तो जिस दिन हमने सुनी ना, हम शौक में रह गए कसम में। यार बताओ, एक मानो जो डॉक्टर शाहीन थी उसको हमने कभी नहीं देखा भाई। रहती ही पता ना उसकी हमारी नॉलेज में। मुजम्मिल, हम 2 डॉक्टर को जानते हैं, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल तो हमारे साथ ही था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस नर्सिंग स्टाफ ने तो डॉक्टर शाहीन के बारे में जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन यह खुलासा हो चुका है कि जैश ए मोहम्मद के चीफ कमांडर मसूद अजहर की बहन सादिया के टेरर गैंग में शामिल लेडी डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से था। जैश ने शाहीन को लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में नर्सिंग की हेड ने न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर को बताया कि जिन डॉक्टरों के नाम दिल्ली ब्लास्ट की टेरर फाइल में दर्ज हैं, उनमें से कुछ इस हॉस्पिटल के कैजुअलिटी वार्ड में उनके साथ ही काम करते थे। नहीं, आप तो मतलब वही देख रहा हूँ, कितने हम्बल लोग हैं यहाँ पे। उस इंसिडेंट के बाद से थोड़ा सा मुझे लगता है बदनाम हो गया उस इंसिडेंट, है ना मैम? देखिए वही चीज़ है ना, किसी के फेस पे नहीं लिखा है कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जॉब कर रहे हैं, हॉस्पिटल का जॉब के अलावा कोई रिलेशन तो है नहीं उनका पर्सनल, ठीक। ऑफिशियली वो यहाँ की जॉब करते थे, पेशेंट देखते थे, बस बात खत्म। उसके बाद वो पर्सनल क्या करते हैं, उनकी लाइफ थी। ये इतना डरे, एक दिन मुझे सुना है कि तुझे पकड़ के लेगी, मुझे क्यों पकड़ के ले जाएगी भाई, मैंने क्या किया है? नहीं, मैंने सुना है कि पकड़ के ले गई इस केस में वो जो अभी वो पकड़े हाँ, गए, ये जो पकड़ गई है, ठीक है। वो आप ही के साथ ड्यूटी करते थे? हाँ, यही थे, कैजुअलिटी में ही था एक ना। इस सिस्टम में यहाँ की अच्छा, आप इंचार्ज है और डॉक्टर के ऊपर। हाँ, जो डॉक्टर है, डॉक्टर उमर से जिन्होंने ब्लास्ट किया है भाई, वो मेडिसिन के अपने प्रोफेसर थे। न्यूज नेशन के खुफिया कैमरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ अब तक हमारी जो बातचीत रिकॉर्ड हुई, उससे 3 बड़े खुलासे हुए। पहला खुलासा, दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर और उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल जिस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे, उसकी जड़ें इस अस्पताल की जमीन में धसी हुई थी। दूसरा खुलासा, आतंकी नेटवर्क में शामिल ये शाती डॉक्टर स्लीपर सेल के मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो कर रहे थे ताकि किसी को भनक न लगे। और तीसरा लेकिन सबसे अहम खुलासा ये कि दहशत के इन सौदागरों ने अपने सफेद कोट को आतंकी साजिश पर कवर की तरह इस्तेमाल किया। फरीदाबाद से वीरेंद्र वशिष्ठ और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमने स्टिंग ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गिरगिट क्यों रखा है। आपने सुना होगा ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, यहां ऐसा ही कुछ होते दिखाई दे रहा था। आतंकी नेटवर्क से जुड़े डॉक्टर गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे। अस्पताल के स्टाफ और मरीजों के सामने वो एक आदर्श डॉक्टर की छवि पेश करते रहे, लेकिन इस सफेद कोट के पीछे वो खतरनाक आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में जुटे हुए थे। भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे, बड़े धमाकों का मंसूबा पाले हुए थे। लेकिन जो बात हैरान करती है वो यह है कि सालों से उन्होंने अपने इस नापाक मंसूबों की भनक किसी को नहीं लगने दी। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की होगी।
और इसी पर हमने खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर जिन्होंने इस मुश्किल टास्क को अंजाम दिया, अनिल यादव मेरे साथ हैं। वो बताएंगे आपको उन्होंने वहां क्या देखा अपनी आंखों से। डॉक्टर नरेश चावला, मेडिको सोशल एक्टिविस्ट, मेजर जनरल रिटायर के सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रुख में अपने सहयोगी अनिल का करना चाहूंगा। अनिल, सबसे पहले हर कोई ये जानना चाहता है, जब आप वहां गए तो आपने वहां क्या देखा? रमेश, मैं आपको बता दूं, जब मैं और मेरे सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ उस अस्पताल में पहुंचे, उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे जहां पर ये हॉस्पिटल है, तो हमने तकरीबन वहां के 15-20 लोगों से बात करी। सब लोगों का ये कहना था कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है और डॉक्टर उमर है, और शाहीन के बारे में आपको बता दूं, शाहीन को वहाँ पर जितने लोगों से हमारी बात हुई, किसी ने नहीं देखा, ना किसी गार्ड ने देखा, ना किसी डॉक्टर ने देखा, ना नर्सिंग स्टाफ ने देखा। शाहीन वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ बच्चों को पढ़ाती है। क्या ट्रेन करती होगी वो लोग जानते हैं, और बाकी एजेंसीज जानती हैं कि वो क्या ट्रेन कर रही थी लोगों को, कैसे लोगों को स्लीपर सेल में तब्दील कर रही थी, वो जांच एजेंसियां देख रही हैं। लेकिन जितने लोगों से हमारी बात हुई, जितना नर्सिंग स्टाफ था, वहाँ के कई डॉक्टर से बात हुई, जिस डिपार्टमेंट में मुजम्मिल काम करता था वहाँ के डॉक्टर से बात हुई, वहाँ के स्टाफ से बात हुई, अलग अलग स्टाफ से बात हुई, लेकिन लोगों ने, डॉक्टर ने ये बोला कि वो एक ऐसा मुखौटा लगा के बैठा था जिस मुखौटे को वो नहीं देख पाए। उस मुखौटे के नीचे उसका इतना काला चेहरा था जिसने इतने बड़े काले कारनामे को अंजाम दिया, लेकिन उसने अपने आसपास अपने सहयोगी जिनके साथ सालों साल तक काम करता रहा, और वो 5 वक्त का नमाजी था जैसा कि उनके सहयोगी ने बताया, लेकिन इतने सालों के काम करने के बावजूद भी जो उसकी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटीज़ थी, उसके बारे में किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई, ना भनक लगी। आप ये सोचिए, जिनके साथ हमारी बात हुई, जिनके साथ उठता था, बैठता था, खाता था, बाहर भी कई चीज़ें मतलब उनके साथ रहता था, किसी को ऐसा वो दावा कर रहे हैं कि उनको कानों कान भनक नहीं लगी। तो रमेश, बाकी हमने चीज़ें क्या देखी? हमने उमर का वो कमरा देखा जहाँ उमर बैठता था, और ऐसी सेंसिटिव जगह है। आप सोचिए, एक हॉस्पिटल है जहाँ पर मरीज़ जाते हैं। लोगों ने बताया जो ये मुजम्मिल था वो दवाई देने से पहले लोगों को हंसाता था, इंजेक्शन लगाने से पहले वो लोगों को हंसाता था। वो ऐसा कर देता था, जो उनके सहयोगी ने बताया कि वो सोचते थे कि इलाज कराने नहीं, किसी पार्क में घूमने आए हैं। ऐसा उसने माहौल बना रखा था अपने आसपास का। रमेश, बिल्कुल। मैं जनरल सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज हम कई ऑपरेशन आप लोगों ने भी किए होंगे, लेकिन ये कैसे आप कर पाते हैं कि साहब आप 2 साल से काम कर रहे हैं, कभी आपके बारे में किसी को भनक भी नहीं लग पाई कि आप इतने बड़े पैमाने पे प्लानिंग कर रहे हैं बम ब्लास्ट की? गुड इवनिंग रमेश। गुड इवनिंग। जय हिंद। देखिए, जब आपके इस तरह के मॉड्यूल्स डिफरेंट जगह काम करते हैं तो बड़े सिनिस्टर डिज़ाइंस होते हैं, और सिनिस्टर डिज़ाइन ऐसा कहना कि अब्सोल्युटली अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब्सोल्युटली इनोसेंट है, कुछ भी उनको भनक नहीं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल होते हैं। क्योंकि देखिए, NIA तो जांच कर ही रही है, ED भी उनकी जांच पड़ताल चल रही है। यदि आप यूनिवर्सिटी के ही इतिहास को जा देखेंगे, 2014 में आई है, उनको ज़मीन मुहैया किया गया, और वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 2015 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, उसको बहुत पैसे मुहैया होते हैं मिडिल ईस्ट से। तो देश के अंदर जब ये जो काम करते हैं, देखिए वहाँ से 15 डॉक्टर भी गायब हैं, 15 डॉक्टर्स का अता पता नहीं है उनके लैब के। वो NIA के लिस्ट में हैं, खोज रहे हैं, अभी तक उनका कोई मोबाइल स्विच ऑफ है। तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी को यदि हम शक के द्वारे से निकालें तो ये थोड़ा गलत होगा। उनका फॉरेंसिक जांच हो रहा है, उनके पूरे यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक जांच हो रहा है। तो ये तो है कि एपिसेंटर ऐसा नहीं है। नू से उनका आपने बताया, जो कि हरियाणा के आसपास में है, तो एक एपिसेंटर यदि बन जाता है दिल्ली के पास में, और क्योंकि मेरा ये मानना है, हम लोग बहुत बार इसको कहते रहे कि हरियाणा के इस नू के जिस इलाके में, फरीदाबाद के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी को मैं तो क्लीन चिट नहीं देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, क्योंकि जनरल सिन्हा, मैं कुछ पलों के लिए यहाँ पर रोक रहा हूँ। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कुछ और खुलासे हैं जो हम इस पे करने वाले हैं, डॉक्टर शाहीन को लेकर, डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर। आप सब बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं ऑपरेशन गिरगिट दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ा खुलासा। डॉक्टर उमर के केबिन की तस्वीर पहली बार न्यूज नेशन के कैमरे पर, डॉक्टर मुजम्मिल के चैम्बर का वीडियो पहली बार न्यूज नेशन पर। आप देखिए। न्यूज नेशन के कैमरे पर पहली बार आतंक का अड्डा बेनकाब। जहां डॉक्टर उमर ने आतंक का केबिन बनाया, वो इमरजेंसी वार्ड जहां से डॉक्टर मुजम्मिल ने आतंक का स्लीपर सेल चलाया। जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां पहुंचे न्यूज नेशन के अंडर कवर रिपोर्टर। पहली बार अल फलाह यूनिवर्सिटी में न्यूज नेशन का सीक्रेट कैमरा। व्हाइट कॉलर डॉक्टर से आत्मघाती बने डॉक्टर उमर नबी से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल और उनका टेरर गैंग जिस यूनिवर्सिटी से ऑपरेट कर रहे थे, उसके कैंपस में न्यूज नेशन के अंडर कवर रिपोर्टर मौजूद थे। हमारी मुलाकात यहां एक नर्सिंग स्टाफ से हुई जो डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करता था। उसने हमें आतंकी साजिश के कश्मीर कनेक्शन के बारे में बताया। डॉक्टर मुजम्मिल और वो इशू चल रहा है तो एडमिशन नहीं दे रहे। आप किसी भी रहते थे डॉक्टर मुजम्मिल? नहीं, ऐसे नहीं देखे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। वो बताते कि ट्रायल में देखे बस एक दो बार हमारे में वो देखे। वो बताते बड़े अच्छे से डॉक्टर। ठीक है, ऐसे मिजाज में ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर में। कश्मीर। तभी आपका रंग एकदम वाइट है। हम है कश्मीर के। नहीं, बड़ी अच्छी जगह है। ऐसा काम क्यों किया? ऐसा काम सर उनको पता होगा। हाँ, सही बात। आप कितने साल से यहाँ पे? कश्मीर में कहाँ गए? अच्छा, 12। यह नर्सिंग स्टाफ था जो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को अच्छी तरह जानता था। इसने उन दोनों के साथ लंबे समय तक काम किया, लेकिन इतने नजदीक रहने के बाद भी वो अस्पताल के अंदर चल रहे आतंक के स्लीपर सेल को भांप नहीं पाया। न्यूज नेशन के खुफिया कैमरे में नर्सिंग स्टाफ की जुबान से निकला एक एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। क्या नाम है? अच्छी बात है, आप लोग तो इतनी हेल्प कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, इतना हेल्प कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। बंदे आते हैं तो पूरा नाम हो जाता है। हाँ, वो बता रहे थे कि डॉक्टर उमर भी यही बैठते थे, डॉक्टर उमर। लेकिन एक कितना अच्छी सेवा कर रहे हैं, एक की वजह से नाम रखा थोड़ा हो जाता है। न्यूज नेशन के अंडर कवर रिपोर्टर ने छानबीन का दायरा और बढ़ाया। बातचीत के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि ब्लास्ट के बाद किस तरह से ये यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। फिर भी यहाँ पर अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी डिस्चार्ज दे रहे, सबको डिस्चार्ज दिया है, नई एडमिशन नहीं ले रहे हैं। वजह अभी क्योंकि इनका थोड़ा इशू चल रहा है, अभी यूनिवर्सिटी का भी इशू चल रहा है, अभी LMC नोटिफिकेशन नहीं बन रही है। क्यों? थोड़ी चेकिंग हो रही है, चल रही है, डॉक्यूमेंट चेकिंग, बाकी चीज़ें। इसका उन्होंने भी अभी उनके पास वही थोड़ा हो गया था, पता नहीं क्या होगा, अभी कुछ नहीं पता इससे आगे क्या होगा अभी, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर चले गए। अच्छा, वो डॉक्टर यहीं से।
अभी नहीं निकल सकते यहाँ से, अभी नहीं निकल सकते। अभी बोला है अभी बैठ जाएंगे, घर में जाना है अभी। आप लोग घर में जाना? नहीं अभी किसी को नहीं, जो यहाँ पे है स्टाफ में अभी सबको यहाँ पे पुलिस को कर दिया जितने कश्मीर के हैं, जो जम्मू कश्मीर से लोग। इसके बाद न्यूज नेशन के सीक्रेट कैमरे के सामने अल फलाह यूनिवर्सिटी के नर्सिंग स्टाफ ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल कितना शातिर था। भाई ड्यूटी हमारे तो मिलना पड़ता है, लेकिन उससे हमारा इतना संपर्क नहीं था। बड़ा जबरदस्त था उसका। वो किस तरह अपने आतंकी मंसूबों को छिपाकर एक सामान्य डॉक्टर की तरह अस्पताल में काम करता था। मैं वो कुछ भी पता नहीं क्या चल रहा था। 3 साल हो गया। उसकी गतिविधियां कहीं से भी संदिग्ध नजर नहीं आ रही थी, यानी उसका बिहेवियर नॉर्मल था, जिस तरह स्लीपर सेल में काम करने वाले संदिग्ध का होता है। हम ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को मिला के 80 स्टूडेंट हो गए। मुजम्मिल भी उनके रहे। हाँ कश्मीर में होंगे। आप लोगों को भी एहसास भी नहीं हुआ कि ऐसे कर सकते हैं। अब सर किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है। अब आप आए हो, मुझे क्या पता आप कहाँ से हो, क्या करते हो। मैं बैठा हूँ, आपको क्या पता मेरा क्या मिजाज है। एक्टिविटी से जैसा एक्टिविटीज़ तो नॉर्मल थी, बिहेवियर बहुत नॉर्मल था। जैसे आपकी हेल्प यहाँ पे सब कर रहे हैं, वैसे तो वो भी करते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के नेटवर्क को खंगालते हुए हम उस केबिन तक जा पहुंचे जहां डॉक्टर मुजम्मिल बैठकर मरीजों को देखा करता था। केबिन के बाहर हमारी मुलाकात एक और नर्सिंग स्टाफ से हुई। आप आओ, सबसे बेस्ट सर्जन बैठते हैं यहाँ पर। इस नर्सिंग स्टाफ ने भी न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर को बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल अपने साथ काम करने वाले स्टाफ और मरीजों के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आता था ताकि उसकी आतंकी पहचान उजागर न हो। इतना दे दीजिए तो वो तो आपके कंधे पे हाथ रखकर आपसे मोहब्बत से बात करता। आपका तो दर्द वैसे गायब था। हाँ तो हम ये बैठ कि यहाँ पे जैसे मुजम्मिल आतंकवादी निकला है ना। अरे बड़े भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सुनो मेरी बात। मैं तो 3 साल से उसके साथ भाई यही डॉक्टर ड्यूटी करता। अगर वो तो अभी इन्होंने तो आपको इतना दे दिया तो वो तो आपके कंधे पे हाथ रखकर आपसे मोहब्बत से बात करता। आपका तो दर्द वैसे गायब था। हाँ तो कभी उसकी एक्टिविटी से कभी नहीं लगा कि इस टाइप का। अरे मैंने करो आप ये कहोगे मैं आपका भाई आपका पापा प्यार नहीं करता आपसे, इतनी मोहब्बत से बात करता हूँ। यही ड्यूटी करता था। ड्यूटी करने के बाद अपने कहीं भी घूमे आगे भाई देखो किसी की मानसिकता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसको रूम दे रखा, रूम में आता वो 3 साल अपने रूम में रखला के रूम में रहा कभी भी बाहर ही रहता था। ध्वज में रहे कभी कहीं भी रहे। देखो मैं मेरी 6 घंटे की ड्यूटी है। मैंने 6 घंटे मशीन में अपना पंच आउट किया। अल फलाह से मेरे कोई लेने देने नहीं। अब मैं अपने घर पे जाके या कहीं भी जाके कुछ भी करूँ इससे कोई मतलब नहीं। बात आगे बढ़ी तो हमने दिल्ली धमाके के बाद पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन के बारे में भी पड़ताल की। अंडरकवर रिपोर्टर ने नर्सिंग स्टाफ से जब डॉक्टर शाहीन के बारे में पूछा तो सुनिए उसका जवाब क्या था। डॉक्टर शाहीन उसकी भाई आज तक हमने देखी नहीं है। आज तक हमने उसका नाम पहली बार सुना अल फलाह के नाम से, लेकिन डॉक्टर उमर से वो भी नहीं थी। 2 डॉक्टर थे। सच्चाई उसको भाई हम आपस में कैसे कह सकते हैं भाई। दिल्ली धमाके के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 से जुड़े हैं, जो आतंक के डॉक्टरों का अड्डा था। सूत्रों के मुताबिक यहां स्लीपर सेल की सीक्रेट मीटिंग्स होती थी जिसमें डॉक्टर उमर भी शामिल होता था। न्यूज नेशन के कैमरे पर अल फलाह कैंपस में मौजूद अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर उमर के हाव भाव से कभी नहीं लगा कि यह सुसाइड बॉम्बर हो सकता है। मैं भाई साहब कभी भी उसने ऐसा महसूस मैं ये कहूँ
अगर वो आपसे नहीं मिले, आप इतने प्यार से बात करते हैं, आप संदेश करते हैं, 2 बार आपसे कैसे करते हैं, हंसाते हैं आपको, मतलब इंजेक्शन लगाने से पहले हंसाने से आपका दर्द सही कर देते हो। तो मुझे लगता है स्लीपर सेल से जुड़े हुए हैं। हाँ भाई, कुछ देखो, अब जब भगवान खुदा किसी की जब बुद्धि भटका पता नहीं कब भटका दे भाई, देखिए ये बात है। भाई साहब कभी भी उसने खुफिया कैमरे में अल फलाह के नर्सिंग स्टाफ ने जो बताया उससे साफ था कि डॉक्टर उमर और मुजम्मिल मेडिकल की डिग्री लेकर भी स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। हम वहीं बैठे थे जहाँ पे दिखाया था, जहाँ पे दिखाया। बहुत चीज थी, इतना थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन भाई अब किसी के भी हमें इतना पता ना, मतलब क्या किसी के सच बात है। स्लीपर सेल का माया जाल ही ऐसा होता है कि उसे पकड़ना आसान नहीं, क्योंकि वो समाज में घुल मिल कर रहते हैं, आम लोगों की तरह बिहेव करते हैं। शायद यही वजह है कि डॉक्टर की टेरर ब्रिगेड ने एक यूनिवर्सिटी कैंपस में स्लीपर सेल का बड़ा अड्डा खड़ा कर लिया। फरीदाबाद से वीरेंद्र वशिष्ठ और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने जवाद अहमद सिद्दीकी को किया है गिरफ्तार। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक है जवाद अहमद, जो अब ईडी की गिरफ्त में है, क्योंकि ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जवाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल डब्बास। क्या कुछ जानकारी आप साझा कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि आज सुबह लगभग 5:30 बजे से ही ईडी की रेड की शुरुआत हो गई थी। लगभग 25 लोकेशन थी और 4 से 5 राज्य थी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश। और इसमें कहा गया कि सिद्दीकी ने जिस तरीके से कहा कि उनकी यूनिवर्सिटी के पास नेक का सर्टिफिकेशन है, वो चीज नहीं है। 2 FIR दर्ज की गई थी और FIR को लेकर के जो जवाब दिया गया उससे भी ईडी संतुष्ट नहीं है। और ईडी ने ये भी सवाल पूछे कि आपके यूनिवर्सिटी के लिए जो फंडिंग हुई है उसका आधार क्या है, कहीं कोई हवाला या फिर चिट फंड तो नहीं है, कहीं कोई क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है, जो फंड दिए गए वो क्या यूजीसी की मान्यताओं के तहत थे, जो फंड आपको मिला था वो शैक्षणिक संस्थाओं के लिहाज से खर्च किया गया था, क्योंकि जो मैप दिया गया है कैंपस का मैप, उस मैप के हिसाब से भी बिल्डिंगों का निर्माण नहीं हुआ है। तो जितने दस्तावेज मिले, जो सवाल जवाब किए गए वो सही नहीं थे। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस भी मिले हैं, जिसमें हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, और उसके आधार पर भी ऐसे साक्ष्य नजर आए हैं जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के पास वो तमाम दस्तावेज हो गए थे, खासतौर पर फंडिंग और इंटरनेशनल फंडिंग को लेकर के, अनियमितताओं को लेकर के। कि तो राहुल, फंडिंग को लेकर सवाल जो पूछे गए हैं उसका सही जवाब ना मिलने के चलते अब ईडी ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल हम अपनी खबर पे आते हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा। खुफिया कैमरे पर अल फलाह अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने कहा, डॉक्टर शाहीन को लेकर अल फलाह के नर्सिंग स्टाफ ने कहा, अल फलाह में थी डॉक्टर शाहीन की पोस्टिंग, अल फलाह में काम करती थी डॉक्टर शाहीन। नर्सिंग स्टाफ ने लिया डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन का नाम। भाई अब दिल में किसी के क्या पता। अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस कैंपस के तार दिल्ली टेरर ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं। आरोप है कि यहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों का ठिकाना था। उन्होंने यहां बैठकर दिल्ली धमाकों का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। यहां मौजूद अस्पताल में जब न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे तो उनकी मुलाकात ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से हुई। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने जब उनसे डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में पूछा तो उन्होंने वो जगह दिखाई
जहां बैठकर डॉक्टर मुजम्मिल मरीजों का इलाज करता था। डॉक्टर मुजम्मिल वो जगह को एडमिशन नहीं दे रहे। आप किसी ही रहते थे डॉक्टर मुजम्मिल? अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में यही वो केबिन है जहां डॉक्टर मुजम्मिल बैठता था। मुजम्मिल अब जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है, लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल के केबिन में बैठे डॉक्टर ने हमें जो बताया वो चौंकाने वाला था। तो वो जो डॉक्टर साहब थे जो मतलब वहाँ पे लाल किले पे गए थे बम लेकर के वो फटा था, वो यही काम करते थे इसी जगह पे। तो मतलब जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, कभी एक्टिविटीज ऐसा नहीं लगा भाई क्या मामला है, क्या कुछ शक हुआ हो किसी? अगर ऐसा होता तो किसी ने रिपोर्ट किया होता ना, बताते नहीं। जैसे थोड़ा बहुत होने के बाद लगता कि यार हाँ यार ऐसी बेसिकली उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं थी। अच्छा ज़्यादा बात नहीं, मतलब चुपचाप रहते थे। इंट्रोवर्ट आदमी था, लिमिटेड बात, काम से रिलेटेड। सीनियर डॉक्टर भी था ना, जब काफ़ी सीनियर थे तो ऐसे कोई इनसे हम फालतू में बात भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा एचओडी थे यहाँ पे? एचओडी नहीं थे, अच्छा प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे। अच्छा तो ऊंची दर्जे होती है प्रोफेसर से, तो गैप होता है। और उनके जो 3-4 दोस्त और भी थे यहाँ पे? वो दोस्त हैं क्या है हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, बट बताया तो यही जा रहा है दोस्त हैं। अच्छा मतलब हमने ऐसे कभी साथ में देखा नहीं, इसलिए। न्यूज नेशन की खुफिया पड़ताल में आतंक के डॉक्टरों का एक एक सच सामने आ रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी के केबिन के बाद न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर एक ऐसे नर्सिंग स्टाफ के पास पहुंचे जिसने डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को बहुत करीब से देखा था। कि मैं कह रहा हूँ उसके बाद से जब से ये ब्लास्ट हुआ, हाँ ये अभी मुजम्मिल पकड़े गए। हाँ अच्छा वो सच में मतलब कि मेरे को तो ये सुन के लगा कि आपके साथ उन्होंने काम किया बड़ा। भाई ब्रदर देख सुनो देखो गलत तो अब तो वो गलत है, तो अब तो उनको कोई सही कहने का कोई अंदाज ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब यहाँ थे तो नॉर्मल बिहेवियर रहता था। बिल्कुल भाई बहुत अच्छे बर्ताव बात करते थे, लेकिन ये क्या पता भाई वो एक दूसरा मुखौटा लेके बैठे हैं, गलत करो। लेकिन पहले लेकिन अचानक हो गए बस एकदम, हमें भी शौक लगा यार। न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर से बातचीत में अल फलाह के नर्सिंग स्टाफ ने लेडी डॉक्टर शाहीन के बारे में भी बड़ा खुलासा किया। गलत तो वो गलत है, तो अब तो उनको कोई सही कहने का कोई अंदाज ही नहीं है। वो जो एक लेडीज डॉक्टर की बता रहे हैं शाहिदा डॉक्टर शाहीन थी, लेकिन भाई हमने आज तक नहीं देखा उसको। भाई देखो मैं से यहाँ रहती ही नहीं थी, मतलब यहाँ नहीं थी वो। अगर वो उनकी पोस्टिंग थी यूनिवर्सिटी में, परली साइड। अच्छा यूनिवर्सिटी में, यहाँ ये है हॉस्पिटल। अच्छा हमारा वहाँ से उनसे कोई कनेक्शन ना। टोटल चार लोग है ना यहाँ से, हालांकि 3 है, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन। तो इनके बिहेवियर से लगता नहीं था कभी भी। नहीं डॉक्टर शाहीन को तो हमने आज तक देखा नहीं। डॉक्टर उमर हमारे यहाँ अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, उनको मेरे साथ 5-6 महीने हुए होगा आए भी। उनको उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। वो अलग ही प्रोफेसर थे, वो अलग नई बिल्डिंग में उनके पेशेंट एडमिट रहते थे। तो आपका नर्सिंग स्टाफ? हाँ जी नर्सिंग स्टाफ। डॉक्टर मुझे मिलता वो यहाँ तक डॉक्टर था, यहीं बैठे थे पीछे। ये एक बात है उनके उसके अंडर में। अच्छा दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह आतंकी डॉक्टरों के स्लीपर सेल का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा, उसका असर इस कैंपस पर साफ नजर आ रहा है। अस्पताल के वार्ड खाली नजर आ रहे हैं, तमाम एजेंसियां यहां छानबीन कर रही। बड़ा सवाल है कि डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में अभी कितने नामों का खुलासा बाकी है और कथित तौर पर अल फलाह कैंपस में चल रहे स्लीपर सेल नेटवर्क के कितने रहस्यों से पर्दा अभी उठने वाला है। फरीदाबाद से वीरेंद्र वशिष्ठ और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन।
तो इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के केंद्र पे अगर कोई यूनिवर्सिटी थी वो थी अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि 3 डॉक्टर सीधे सीधे यहां से जुड़े थे। और सबसे हैरान करने वाली बात जो ऑपरेशन गिरगिट में भी सामने आया है कि इनके व्यवहार से, इनके चाल चरित्र से कभी किसी को शक नहीं हुआ कि ये भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि जब ये अस्पताल में रहते थे तो इनका व्यवहार बहुत सामान्य रहता था, जो हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, जो वहां के नर्सिंग स्टाफ ने कहा। डॉक्टर नरेश चावला, जनरल सिन्हा और मेरे सहयोगी अनिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर चावला, ये मुमकिन है कि आप सालों तक काम कर रहे हों, एक तरफ आप इतने बड़े पैमाने पे प्लानिंग कर रहे हों और दूसरी तरफ आप अपने आप को सामान्य दिखा सके अपने वर्क एरिया में? देखिए, ये बहुत ही कहते हैं शॉकिंग भी है, अनफॉर्चुनेटली है। एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल सोशल एक्टिविस्ट, एज ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ओहदेदार, मैं इतना ही कहूँगा, ये तो वही कहानी है ना जो हमें एक नॉवल होता था, डॉक्टर जेकॉल एंड मिस्टर हाइड, एक फिल्म भी बनी थी कि एक आदमी के 2 मुखौटे हैं, दिन में कुछ और कर रहा है, रात में कुछ और। कैसे ये लोग ट्रामेटाइज हुए हैं या इनको ब्रेन वॉश किया गया है, ये मजहब के तले आके या किसी पैसे के तले आके इन्होंने काम जो किया है, उसके लिए मैं कहूँगा कोई माफ़ी नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस। जो कोई भी इंडियन नेशन के खिलाफ काम करेगा, आई थिंक जो भी अच्छे से अच्छा खुफिया एजेंसियां कर सकती हैं, इसका कहते हैं टोटल खुलासा करके गहरी से गहरी सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर चावला, एक बात तो स्पष्ट है, जब डॉक्टर जैसे लोगों को ये लोग रेडिकलाइज कर सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, तो बाकी लोग तो इनके लिए कुछ है ही नहीं फिर। देखिए, मैं बात स्पष्ट कहूंगा सर, इस मामले में हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। डॉक्टर ऐसा कर पाया है, इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये दोबारा ना हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लालच तले हो, किसी भी तले हो, इस मामले में हमारी पॉलिसी स्ट्रिक्ट यही होनी चाहिए कि ऐसी सजा, ऐसी डेटरेंट सजा कि आज के बाद ऐसा कोशिश कोई ना करे। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, एक कंपोजिट देश है, और उसमें ऐसा चोटें क्यों लगे, क्यों अगर ये कहा जा रहा है कि अगर ये पूरा अंजाम हो जाता तो शायद हजारों मौतें होती और कितना नुकसान होता। तो खुशी की बात है, इसको जल्दी पकड़ लिया गया है, वो पूरी तह तक जाके ऐसा किया जाए। आपके चैनल को भी बधाई जो इतना अच्छा उन्होंने अनअर्थिंग की है, वो खुफिया सब कुछ किया है ताकि अच्छी तरह पता चले। तो एज ए डॉक्टर मैं इतना ही कहूंगा कि डॉक्टरों के खिलाफ कुछ ना हो, लेकिन डॉक्टर भी अगर इसके तले आया है तो उसकी सजा हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन। डॉक्टर चावला, आपने बिल्कुल सही कहा। अनिल, एक बात और मैं यहां पर समझना चाहता हूं कि वहां पर जितना भी स्टाफ था वो लगभग एक मत था इन दोनों डॉक्टरों को लेके। देखिए, ज़्यादा बेहतर इस मामले में जनरल सिन्हा बताएंगे, लेकिन आप ये सोचिए स्लीपर सेल किस तरीके से काम करता है। 3-4 साल तक वो लोग काम करते थे, बिल्कुल आसपास सब लोग, वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती थी, पेशेंटों के साथ डेली डीलिंग होती थी उन लोगों की। किसी पेशेंट को मुझे लगता है शक नहीं हुआ, आसपास के डॉक्टर को, जैसा नर्सिंग स्टाफ दावा कर रहा है कि उन्हें शक नहीं हुआ, ना किसी को उनके ऊपर शक हुआ। ये लगाइए जो उनके साथ दिन रात उठ रहे थे उन्हें शक नहीं हुआ। एजेंसीज कैसे पकड़ पाती, ये भी बड़ा मतलब चैलेंजिंग विषय है, क्योंकि जो डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया गया, डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन जिस तरीके से उस डॉक्टर ने आतंक के कारनामे को अंजाम दिया है और जिस तरीके से वो पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे हॉस्पिटल में अपने व्यवहार से अपना इतना नाम बना चुका था, उसका लोग आज भी, उस आतंकी का नाम लोग आज भी उस हॉस्पिटल के अंदर बड़ी इज्जत से लेते हैं। उसे बताया जाता है वो 5 वक्त का नमाजी था, सबसे बड़े अच्छे से बात करता था, कंधे पर, मरीजों के कंधे पर हाथ रख के बात करता था, और वो बताते हैं कि बेड से उठा के ले जाता था, अगर उनका टेस्ट करवाना होता था तो खुद ले जाता था। वो इस वजह से कि उसने इतना विश्वास जमा लिया मरीजों के बीच, डॉक्टरों के बीच, नर्सिंग स्टाफ के बीच, उसने एक बार भी अपने चेहरे से, उन लोगों ने, तीनों ने, ये भी सबसे बड़ी बात हो सकता रमेश, आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, ये तीनों लोग जो हमें पता चला वहां पर जाकर, ये तीनों लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, हॉस्पिटल में कम से कम एक साथ मिलते थे, बाहर ज्यादा मिलते थे, वहां कम से कम एक दूसरे से अटैच रहते थे, वहां एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे। बिल्कुल। जनरल सिन्हा, एक और बात, आपको लगता है कि ये जिस तरह की बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं, और हमारे भी खुफिया कैमरे में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि 2-3 साल में कभी किसी को यह भनक तक नहीं लगी, कभी शक भी नहीं हुआ,
तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में कि ऐसे रेडिकलाइज लोग कितने वेल ट्रेंड होते हैं जो कभी भनक ही नहीं लगने देते अपने कारनामों की। आप ठीक कह रहे हैं रमेश, और ख़ास करके आपके जो रिपोर्टर हैं अनिल, जिन्होंने ये कार की है, ऑपरेशन गिरगिट करना इतना आसान नहीं है। वो पहुँचे हैं उन लोग तक, वो एक पहलू देता है कि देखिए जो ये लोग अंडर कवर्स में काम करते हैं, जो स्लीपर सेल होते हैं, उनका दो रूप होता है। बाहर का रूप वो जानबूझकर किस तरह से रखते हैं कि उन पर शक ना पड़े, वो एक्स्ट्रा हम्बल होंगे, उनके आसपास भटकने नहीं देंगे, मगर जब वो काम करते हैं बड़ी सातिराना तरह से करते हैं। तो ये चीज़ तो जनरल सिन्हा, एक सवाल आपसे है, जिस तरीके से जिस पेशे को इतना बड़ा पेशा बनाया गया, भगवान का दर्जा दिया गया, अगर ये इनके आका लोगों ने इन तक पहुंच के इनको रेडिकलाइज कर दिया, इनको स्लीपर सेल बना दिया, क्या हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हमारी एजेंसीज के लिए नहीं है? क्योंकि डॉक्टर की तरफ इस शक की नजर से देखना, और ये लोग कैसे रेडिकलाइज हो गए और स्लीपर सेल में तब्दील हो गए, इतना बड़ा आतंक के कारनामे को अंजाम दे दिया इन लोगों ने, तो आपको लगता है कितना बड़ा चैलेंज हो चुका है हम लोगों के लिए कि यूनिवर्सिटीज तक, डॉक्टर्स तक, हॉस्पिटल तक कर अंदर ये घुस गए? आपका सवाल सही है और बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर एक चीज़ याद रखिए कि यदि आप उसामा बिन लादेन को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। यदि उसके और देखोगे तो आप डॉक्टर्स मिलेंगे जो कि ऊपर वाले तकबे में वही लोग काम करते हैं। ये कहना कि केवल नीचे वाले, वो तो होते हैं एक्चुअली वर्कर्स, और ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरह वो काम करते हैं, चीज़ों को अंजाम देते हैं। मगर इसमें तहत में आप जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर में देखें, इन्फ्लुएंस लोग जो हैं, चाहे वो ISI का चला रहे हैं, जो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उनकी बैठ यदि ये देखिए आज जो वहाँ के जनरल साहब हैं जा कर के बैठ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तो सातिराना तो वो लोग हैं, और इस सातिराने तरीके से काम, और यही चैलेंज होता है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि हमें अपने कान आँख खुले होंगे। आप किसी को नहीं बांट सकते। ये कहना कि वाइट कॉलर टेररिज्म रहा है, डॉक्टरों का टेररिज्म रहा है। आप बताइए, डॉक्टर अहमद पकड़ा गया है गुजरात से, वो बायो टेररिज्म के लिए वहाँ पर अरंडी के तेल, जो कैस्टर ऑयल से बायो, और उसकी जो उसका एक्चुअली हैंडलर है वो ISKP का है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का, और वो भी उसका भाई ब्रदर जो है डॉक्टर मुजफ्फर, जो डॉक्टर आदिल का भाई है, उसकी तारगांठ वो अफगानिस्तान से वो भागा हुआ है वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है। और आप देखिए जूता बम अभी आज आया है, आपको पता होना चाहिए जूता बम में TATP होता है, ट्राई एसीटोन एंड ट्राई प्रोक्साइड, जो कि लैबों में मिलता है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल 3200 kg बांग्लादेश से आ जाना, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए पे ही क्वेश्चन मार्क है सिक्योरिटी फोर्सेस। बिल्कुल जनरल सेना, ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आने वाले दिनों में इस तरह की चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से आतंकी गुट हमारे ही लोगों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हम इनसे कैसे निपटेंगे फ्यूचर में। न्यूज नेशन के ऑपरेशन गिरगिट में आतंकी डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ। स्लीपर सेल में शामिल डॉक्टर इतने शातिर थे कि उन्होंने अपने बिहेवियर से कभी किसी को कोई शक नहीं होने दिया। वो सफेद कोट वाले टेररिस्ट हैं। अब तक आपने देखा कि किस तरह अल फलाह मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर मुजम्मिल ने आतंक का स्लीपर सेल बना रखा था। न्यूज नेशन के सीक्रेट कैमरे और अंडर कवर रिपोर्टर ने आपको दिखाया किस तरह दिल्ली ब्लास्ट का आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर और उसका साथी डॉक्टर मुजम्मिल स्लीपर सेल के मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो कर रहा था। इनके काम करने का ढंग बेहद शातिराना था। अस्पताल में साथी डॉक्टर्स, स्टाफ और मरीजों से उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि किसी को कभी शक नहीं हुआ कि वो दरअसल डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। वो जो डॉक्टर साहब थे, जो मतलब वहाँ पे लाल किले पे गए थे, बम लेकर के वो फटा था, वो यही काम करते थे इसी जगह पे।
तो मतलब जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, कभी एक्टिविटी से ऐसा नहीं लगा भाई क्या मामला है कि यार कुछ शक हुआ हो किसी? अगर ऐसा होता तो किसी ने रिपोर्ट किया होता ना, बताते नहीं, जैसे थोड़ा बहुत होने के बाद लगता कि यार हाँ यार ऐसी बेसिकली उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, ज़्यादा बात नहीं, मतलब चुपचाप रहते थे। इंट्रोवर्ट आदमी था, लिमिटेड बात काम से रिलेटेड। अब तक आपने देखा दहशत के इन सौदागरों ने अपने सफेद कोट को आतंक की साजिश पर कवर की तरह इस्तेमाल किया। ये बैठ कि यहाँ पे जैसे मुझे मिला आतंकवादी निकला है ना। अरे बड़े भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सुनो मेरी बात, मैं तो 3 साल से उसके साथ भाई यही डॉक्टर ड्यूटी करता। अगर वो तो अभी इन्होंने तो आपको इतना दे दिया तो वो तो आपके कंधे पर हाथ रखता और आपसे मोहब्बत से बात करता। आपका तो दर्द वैसे गायब था। हाँ, तो कभी उसकी एक्टिविटी से कभी नहीं लगा कि इस टाइप का? अरे मैं कह रहा हूँ, आप ये कहोगे मैं आपका भाई आपका पापा प्यार नहीं करता आपसे, इतनी मोहब्बत से बात करता हूँ। यही ड्यूटी करता था, ड्यूटी करने के बाद अपने कहीं भी घूमा आगे भाई। जब किसी की मानसिकता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसको रूम दे रखा, रूम में आता, वो 3 साल अपने रूम में रखला के रूम में रहा, कभी भी बाहर ही रहता था। धौज में रहे, कभी कहीं भी रहे। देखो मैं मेरी 6 घंटे की ड्यूटी है, मैंने 6 घंटे मशीन में अपना पंच आउट किया। अल्फला से मेरे कोई लेने देने नहीं। अब मैं अपने घर पे जाके या कहीं भी जाके कुछ भी करूँ, इससे कोई मतलब नहीं। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन जरूरतमंद मरीजों को मदद और इलाज के बहाने अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनका इस्तेमाल आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए करते थे। आखिर क्या है आतंक का पेशेंट मॉड्यूल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब तक इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क में डॉक्टरों के नाम सामने आए थे। अब इसमें पेशेंट मॉड्यूल भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर और उसके साथियों की आतंकी नजर अपने मरीजों पर रहती थी। वो जरूरतमंद मरीजों को मदद के बहाने अपने जाल में फंसाते थे। कभी इलाज तो कभी पैसों से उनकी मदद करते थे और इसके बदले उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करते थे। इतना ही नहीं, आतंक के ये डॉक्टर मरीजों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहादी और सुसाइड बम्बर बनाने की कोशिश भी करते थे। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन जो जैश ए मोहम्मद की जमात उल मोमिनात की अध्यक्षा थी हिंदुस्तान के अंदर, और डॉक्टर उमर नबी, ये तीनों इलाज करते थे और इलाज के बहाने ये पेशेंट में उन कमजोर कड़ियों को ढूंढते थे जिन्हें ये अपने रंग में रंग सकते हैं, और फिर उपचार के बहाने उनसे दोस्ती करते थे और फिर दोस्ती के बहाने उनके घर तक चले जाते थे। अब समझिए आखिर इस पेशेंट मॉड्यूल की मोडस ऑपरेंडी क्या थी। हम आपको 3 केस स्टडी के जरिए पूरी कहानी बताते हैं। लाल रंग की जिस इको स्पोर्ट्स को अभी आप देख रहे हैं वो डॉक्टर उमर नबी की है। वही आत्मघाती हमलावर उमर नबी जिसने 10 नवंबर को लाल किले के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर खुद को कार समेत उड़ा लिया था। उमर नबी की ये कार फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद की गई। उमर नबी की कार खंदावली कैसे पहुंची, इसकी कहानी आपको बता देगी कि डॉक्टर उमर और उसके साथी किस तरह मरीजों की मदद के बहाने उन्हें आतंकी बनाने की साजिश करते थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में एक क्लर्क काम करता था जिसका नाम बाशिद था। बाशिद के पिता राशिद करीब 1.5 साल पहले लकवे के शिकार हो गए थे। बाशिद अपने पिता को लेकर अल फलाह अस्पताल पहुंचा। यहां डॉक्टर मुजम्मिल ने इलाज के बहाने बाशिद से संपर्क बढ़ाया। वो उसके घर आने जाने लगा। इस बीच बाशिद की नौकरी छूट गई तो डॉक्टर उमर के कहने पर डॉक्टर शाहीन ने उसे अल फलाह के अस्पताल में नौकरी भी दिलवाई थी।
अंग्रेजी की एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता और मुफ्त में कुछ मिलता है तो उसके पीछे की मंशा कुछ और भी हो सकती है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री में ओपीडी चलाई जाती थी। डॉक्टर मुजम्मिल फ्री में कुछ लोगों का इलाज करते थे और उन इलाज करने वालों के घर तक, उनके रिश्तेदारों तक पहुंच बनाता था। इसके पीछे की वजह थी कि वो अपनी टेरर साजिश के लिए ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जिसका वो फ़ायदा उठा सके। ऐसे लोगों को ना सिर्फ मुफ्त में इलाज दिया जाता था बल्कि उन्हें नौकरी भी दी जाती थी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। इस तरह डॉक्टर टेरर मॉड्यूल ने इलाज और नौकरी देकर बाशिद को अपने चंगुल में फंसा लिया। वो इन डॉक्टर्स के एहसान तले दब गया। इसके बाद असली खेल शुरू हुआ। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन संदिग्ध सामान को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए बाशिद का इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर उमर ने अपनी रेड इको स्पोर्ट्स कार बाशिद को दे दी थी ताकि वो आतंकी प्लानिंग से जुड़े सामान को आसानी से इधर से उधर कर सके। धमाके से कुछ महीने पहले बाशिद के जरिए नूह से सामान मंगवाने का सिलसिला शुरू हो गया था। कभी वो अकेला जाता था तो कभी डॉक्टर उमर भी उसके साथ नूह गया। बताया जाता है कि 30 अक्टूबर के बाद डॉक्टर उमर ने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया, लेकिन ये लाल कार बाशिद के पास ही रही। आतंकी नेटवर्क में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो बाशिद डर गया। उसने उमर की कार को खंदावली में अपनी बहन के घर पर छोड़ दिया, जहां से जांच एजेंसियों ने उसे बरामद किया है। इसी तरह डॉक्टर मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम मोहम्मद इश्तियाक और नूह के इमाम इमामुद्दीन को भी मदद के बहाने आतंक के जाल में फंसाया। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। वहां उन्होंने मस्जिद के इमाम मोहम्मद इश्तियाक से करीबी बढ़ाई। वो उसकी मदद करने लगे। डॉक्टर मुजम्मिल ने इश्तियाक से कमरा यह कहकर किराए पर लिया कि उसे अपने दोस्त का सामान रखना है। वहां उसने खाद की बोरियों की आड़ में विस्फोटक का जखीरा जमा किया, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मदरसा बनाया गया था, जिसके बारे में शक है कि वहां बच्चों को ब्रेन वॉश कर उनके दिमाग में जिहाद का जहर भरा जा रहा था। इस मदरसे की फंडिंग डॉक्टर मुजम्मिल ने की थी, जबकि इसकी देखरेख इमाम इश्तियाक कर रहा था। इसके अलावा नूह के एक इमाम इमामुद्दीन को भी डॉक्टर उमर और उसके टेरर गैंग ने अपने जाल में फंसाया। इमामुद्दीन अपनी पत्नी का इलाज कराने 2 साल पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में आया था, जहां वो डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आया। डॉक्टर मुजम्मिल की मदद से इमामुद्दीन के बेटे के पैर का ऑपरेशन भी अल फलाह अस्पताल में हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल इलाज के बहाने इमामुद्दीन के घर आने लगा। इतना ही नहीं, उसे कुछ पैसे भी दवाओं के नाम पर भेजे गए। एनआईए ने इमामुद्दीन को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ में इस टेरर नेटवर्क के कई राज सामने आ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस धमाके में शामिल ज्यादातर आरोपियों का कनेक्शन फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ता दिखा। लगातार 9 दिन से सुरक्षा एजेंसियां और अब ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में जांच कर रही है। इसके अलावा दिल्ली और यूपी एटीएस की टीम डॉक्टर उमर, शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल के फ्लैट में सबूतों की तलाश कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर और कॉलेज का डेटा खंगाला जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नवंबर, वो तारीख जब दिल्ली के लाल किले के पास भीषण धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट के तार दिल्ली से 73 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के धौज में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस धमाके ने दिल्ली समेत पूरे देश को दहला दिया, क्या उसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी कोई रोल है? सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का एपी सेंटर बनती दिख रही है।
I-20 कार में विस्फोटक लगाकर फिदाइन हमला करने वाला डॉक्टर उमर नबी हो या फिर टेरर मॉड्यूल का ऑपरेशनल हेड डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये सब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर रेजिडेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर जुड़े हुए थे। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद हो या फिर डॉक्टर निसारुल हसन, इनका सीधा कनेक्शन अल फलाह से जुड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह की मेडिकल फैकल्टी में 20% से ज्यादा डॉक्टर जम्मू कश्मीर से हैं, जिनकी स्क्रीनिंग अब तक की जांच में कमजोर पाई गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में नाम आने के बाद अब इस संस्थान में विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। यह विश्वविद्यालय अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से संचालित होता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में हुई थी। 2015 में इसे यूजीसी से मान्यता मिली थी। यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी हैं, जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद हैं। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी भी विवादों में रहे हैं। फ्रॉड के कई मामलों और लीगल केसेस से इनका नाम जुड़ा है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज एक एफआईआर में जवाद अहमद सिद्दीकी पर फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए 7.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा था। एमपी के मऊ में चिटफंड जैसे घोटाले में जवाद सिद्दीकी का नाम शामिल रहा है। साल 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उन्हें जेल में रहना पड़ा था। 2004 में निवेशकों को रकम लौटाने पर उन्हें राहत मिली। दिल्ली बम ब्लास्ट में नाम आने से पहले भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम कई विवादों में शामिल रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में इसे NAC प्लस से मान्यता प्राप्त दिखाया जाता था, लेकिन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन कमीशन ने झूठे मान्यता दावे के लिए विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को अरब देशों से दान मिलता है। फंडिंग के दुरुपयोग के चलते NIA और ED इनकी जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी इस संदेह के घेरे में है। 10 सालों की फाइनेंशियल फाइलिंग्स और FCRA रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं। FCRA पोर्टल पर ट्रस्ट का डाटा नहीं। यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसका भी आधिकारिक डाटा नहीं। आरोप है कि कैंपस में इस्लामिक स्टूडेंट्स ग्रुप सक्रिय हैं। ये धार्मिक सेमिनार आयोजित करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी और इसके संस्थापक के खिलाफ कई नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं। जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले को खंगाल रही हैं। तो ये पूरी कहानी हमने आपके सामने रख दी है। जनरल सेना, आज डॉक्टर उमर का जो वीडियो सामने आया उसमें भी हैरान करने वाली बात थी। वो आत्मघाती हमले को जायज ठहराता दिखा और आखिर में वो बोलता है मौत से मत डरो। मतलब जिसको कहते हैं ना, हाईली रेडिकलाइज थे ये लोग, यानी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। देखिए रमेश जी, जो उसने सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहराया है और वो कहता है मार्टरडम ऑपरेशंस, जो उसकी 1.5 मिनट की वीडियो है, मगर वो कहीं ना कहीं कहता है कि लोग इसको जो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए मार्टरडम ऑपरेशंस, उसको सही ठहराता है। और मेरे ख्याल से ये जो वीडियो उसने बनाया है, चाहे कहीं ना कहीं इस बात की डिबेट होती रही है, ये जो फिदाइन अटैक्स होते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग है, ये कहीं ठीक नहीं है अपने की शहादत देना। और वही बात कर रहा है कि हमें शहादत देनी है, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है 1.5 मिनट की वीडियो। तो उसके अंदर में यदि आप जाएंगे तो 3-4 पहलू आपको दिखाएंगे उसकी मन स्थिति, कि एब्सोल्युटली कन्विंस्ड है कि मार्टरडम ऑपरेशंस, जिसको वो कहता है सुसाइड बॉम्बिंग, वो जायज़ है और उसको करना चाहिए। और ये ख्याल से ब्रेन वॉशिंग वो कर रहा होगा। देखिए डॉक्टर शाहीन को आप देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल को देखिए, उमर नबी को देखिए, और आपने जैसा बताया, क्योंकि आपने बड़े अच्छे तार जोड़े हैं, आपने वहाँ का भी बात किया, किस तरह से खंडवा वाली गांव की बात आपकी, नू की बात की। तो ये एक जो है, थोड़ा सा एक मेरा सजेशन, इसके तार और भी बाहर जुड़े हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये सारे के सारे जो जनरल सेना, मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसी अब हर एंगल से जांच कर रही है। बहुत कम समय है। अनिल, अभी क्या माहौल था वहां? अगर हम अस्पताल की बात करें, वहां क्या माहौल था अभी?
रमेश, पूरा आईसीयू खाली हो चुका और सारे वार्ड एक तरीके से पूरे वार्ड में तकरीबन मुझे लगता है 40 बेड वहाँ थे जिस वार्ड में हम गए थे। मतलब देखने गया मैं, उस वार्ड में सिर्फ एक मरीज़ था, पूरा आईसीयू बंद हो चुका है। बाकी जो हाँ उमर बैठता था मुजम्मिल की जगह पे, तो फिर भी 2-3 डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी पर हैं ही कैजुअल्टी में। लेकिन यहाँ पर जहाँ मुजम्मिल वो डॉक्टर उमर बैठता था वहाँ पर वो रूम बंद है ना। लेकिन आपको बताऊं रमेश, एक चीज़ और आपको बताता हूं, जिस तरीके से ये मुखौटा पहने इन काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे ना, 100% अब इन्हें जांच एजेंसियां ज़रूर देखेंगी। ये 100% उन गरीब मरीज़ों को टारगेट ज़रूर करते होंगे, उन्हें रेडिकलाइज करने का कोशिश ज़रूर करते होंगे, जो लोग मजबूर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारी रिपोर्ट ने भी दावा किया था ना कि एक को लकवा हुआ था, उसके फादर की हेल्प करके किस तरीके रेडिकलाइज कर दिया, तो जांच वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। अनिल, डॉक्टर चावला, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब आप रिक्रूट करते हैं तो पूरा बैकग्राउंड आप चेक करते होंगे। देखिए, जो इंडियन जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस है, उनको बहुत ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। इस वारदात के बाद ये बात तो हम सब अच्छी तरह जान लें कि देखिए, मैंने पहले ही कहा, हमारा देश एक कंपोजिट नेशन है। किसके मंसूबे क्या हो सकते हैं, वो क्या कर सकता है, यानी कि हर इंसान को एक शक की नजर से देखा जाए। जब डॉक्टर, जिसको भी हम व्हाइट कॉलर टेररिज्म कह रहे हैं, जब यहाँ तक पहुंच गया है तो इसके आगे कहाँ तक जाएगा हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा और हर चीज को एक शक की नजर से, चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे वो पैसे के लिए, चाहे वो धर्म की मोटिवेशन के लिए, इसके खिलाफ हमें अपने देश को गार्ड करने के लिए बिल्कुल सही आपने कहा। जनरल सिन्हा, एक आखिरी कमेंट जो है, मुझे लगता है हम नागरिकों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जब भारत सतर्क होगा तभी सुरक्षित होगा। एब्सोल्युटली सही बता रहे हैं रमेश। देखिए, हम 40 करोड़ लोग हैं और ये जो आतंकवाद के तार इतनी सातिराना तरह से इसको पिरोए जाते हैं, जब तक हम नहीं होंगे, यदि मैं नहीं मानता कि अल फलाह जो फरीदाबाद के अंदर में है, उसके अंदर में ये गतिविधियाँ एपी सेंटर है और दिखता होगा, मगर हम आँख बंद कर लें। नू से आपने दिखाया किस तरह से, और ये नू है साइबर क्राइम का जड़ है, ये पूरे साउथ एशिया का। तो वहाँ से इसके तारे हैं। आपने कहा मदरसा है, मदरसा वहाँ खुल रहा है। और ये खास करके जावेद अहमद सदीकी 2004 में तो उनको जेल जाना पड़ा था ना, उनको कैसे पूरी फ्री ज़मीन दे दी वहाँ की। आप बता रहे, हरियाणा से मिला है ना इनको ज़मीन 2014 में, और इन्होंने खड़ा किया है। ये कोई ऐसा नहीं कह सकता कि लोगों को शक नहीं होगा। शक तो यदि आप हिस्ट्री में जाएं तो पूरा शक ही शक है, पूरा काला चिट्ठा है इसका एक। और हमारे आंखों के नीचे में हम इससे नहीं बच सकते। नहीं, हम बेफिक्र हो जाते हैं, ऐसा कोई कर नहीं सकता करके ना। हमारी बेफिक्री जो है हम पे भारी पड़ जाती है, और इस बार भी यही हुआ, हमारी बेफिक्री हम पे भारी पड़ गई। जनरल सिन्हा, मेरे पास समय समाप्त हो गया। मैं आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर चावला, जनरल सिन्हा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूं। अनिल, बहुत शानदार काम तुमने किया। जो एक तस्वीर जो है हम देश के सामने लेके आए हैं न्यूज़ नेशन के मंच के माध्यम से, कि दरअसल उस अस्पताल की कहानी जो एपिक सेंटर है, जो केंद्र बिंदु है इस पूरे टेरर मॉड्यूल का, वहाँ किस तरह से ये डॉक्टर्स काम करते थे, किस तरह से 2 तरह के मुखौटे इन्होंने लगाए हुए थे। एक आदर्श डॉक्टर की कहानी, और पर्दे के पीछे इतनी बड़ी भारत के खिलाफ साजिश। जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों के लिए आने वाले समय में चुनौतियां बड़ी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।